अफ्रीका में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बाहर तो आपको यहाँ सिर्फ कुछ सी पोर्ट्स, सड़कें, शिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बल्कि प्लानिंग के साथ कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी हो रही है। चीन बहुत ही खामोशी से यहाँ अपनी फौजी ताकत की बुनियाद रख रहा है। ईस्टर्न कोस्ट पर जिबूती से लेकर वेस्टर्न साइड पर इक्वेटोरियल गिनी तक और तंजानिया के गर्म पानियों से लेकर अंगोला की डीप सी पोर्ट्स तक हर जगह बेसेस बन रही है। नई पार्टनरशिप हो रही है और चीन अपने झंडे गाड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन यह सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ उसके ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छुपा हुआ है? चाइना अफ्रीका में जो चैलेंज चल रहा है, उनका असर सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चाइना की यह स्ट्रैटेजी दुनिया के ट्रेड रूट्स और मिलिट्री पावर को बिल्कुल बदल कर रख देगी। आज जो कुछ अफ्रीका में हो रहा है वह यह डिसाइड करेगा कि कल दुनिया के समुद्रों और इकोनॉमी का कंट्रोल किसके पास होगा। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारी वीडियोस की रीच बढ़ती है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। इस सब की शुरुआत हुई जिबूती से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास मौजूद एक छोटा सा मुल्क जिसे मैप पर ढूंढना भी मुश्किल है, मगर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। 2017 में चाइना ने यहाँ पर अपना पहला फौजी अड्डा बनाया। इस मिलिट्री बेस के पास ही बाबेल मंदेब स्ट्रेट है, दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट। हर रोज यहाँ से पूरी दुनिया का 10% ट्रेड गुजरता है, जिसमें ऑयल, गैस और इंडस्ट्रियल सामान शामिल है। यह ट्रेड इंडियन ओशन से होता हुआ इसी स्ट्रेट के जरिए रेड सी में आता है और फिर स्विस कैनाल को क्रॉस करके यूरोप को जाता है। तो जिसके पास भी इस चौक पॉइंट का कंट्रोल होगा, वो दुनिया का ट्रेड कंट्रोल कर सकता है। चाइना की जिबूती में कोई छोटी मोटी बेस नहीं है, ये बहुत बड़ा सेटअप है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि यहाँ बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, एक डीप वाटर पोर्ट है जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक खड़े कर सकते हैं। यहाँ आपको चाइनीज फौजी भी नजर आएंगे, जिसका मतलब है कि यह बेस पूरी तरह ऑपरेशनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह चाइनीज बेस अमेरिकन, फ्रेंच और जापानीज बेसिस के बिल्कुल पास है। तो बेसिकली चाइना, अमेरिका, फ्रांस और जापान के फौजी एक ही एरिया में सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और इसीलिए जिबूती एक हाई टेंशन जोन बन चुका है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई कोल्ड वॉर चल रही हो और हर मुल्क दूसरे मुल्क को खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है। बट जिबूती इज जस्ट बिगिनिंग। चाइना का फोकस अब हजारों किलोमीटर दूर वेस्टर्न साइड पर मौजूद इक्वेटोरियल गिनी पर भी है। यह अटलांटिक कोस्ट पर मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जहां चाइना अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे जिबूती की वजह से चाइना को इंडियन ओशन पर ग्रिप मिली है, वैसे ही गिनी की वजह से उसे अटलांटिक ओशन में एंट्री मिल सकती है। और यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री बेस के लिए सबसे बेहतरीन जगह है बाटा। यह एक पोर्ट सिटी है जो दिखने में तो कोई शिपिंग हब लगता है, लेकिन बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक चाइना इसे मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन यह चीज बाकी दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में अभी तक चाइना की नेवल प्रेजेंस सिर्फ पैसिफिक और इंडियन ओशंस तक लिमिटेड रही है, मतलब वो एरियाज जो उसके बॉर्डर्स के करीब है। लेकिन अगर चीन ने बाटा में नेवल बेस बना लिया तो उसे अटलांटिक ओशन तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, उस समुंदर तक जो अब तक अमेरिका और उसके एलाइज का गढ़ समझा जाता था। इस तरह चाइना को वेस्टर्न हेमिस्फेयर में घुसने का मौका मिलेगा, जहां से उसकी नेवी न सिर्फ वेस्ट अफ्रीका पर नजर रख सकेगी, बल्कि फिर उसकी पहुंच साउथ अमेरिका और इवन यूएसए के साहिलों तक भी होगी। और ये सब अंदाजे या थ्योरीज नहीं है। लीक हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अमेरिकन डिफेंस असेसमेंट के मुताबिक चीनी फौज गिनी के इस पोर्ट को अपने जंगी जहाजों को रिफ्यूल करने और उन्हें हथियार सप्लाई करने के लिए यूज कर सकती है। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक तो चाइना की नेवी को एशिया से बाहर ऑपरेट करने के लिए बहुत दूर बेसिस पर रिलाई करना पड़ता था। लेकिन अगर यह बेस एक्टिव हो गया तो चाइनीज नेवी को एक ऐसी फॉरवर्ड पोजीशन मिल जाएगी जो इससे पहले सिर्फ अमेरिका के पास थी, और इसीलिए अमेरिका बहुत परेशान है और उसने इस पूरी सूरत हाल को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई और सुपर पावर उस रीजन में अपनी मिलिट्री बेस बनाएगी जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सिर्फ अमेरिका का राज रहा है। जरा सोचें कि कुछ साल पहले तक
चाइना की अपने रीजन से बाहर एक भी मिलिट्री बेस नहीं थी और आज चाइना दुनिया भर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इक्वेटोरियल गिनी उसके लिए अटलांटिक ओशन में सबसे अहम मोर्चा बन सकता है। अगर यह बेस ऑन ऑपरेशनल हो गया तो चाइना न सिर्फ एशिया में अमेरिका को चैलेंज कर रहा होगा, बल्कि वह अटलांटिक ओशन में भी डायरेक्टली अमेरिका के सामने खड़ा होगा। एंड थॉट्स, नॉट जस्ट अ स्ट्रेटजी, इट्स अ बोल्ड जियोपॉलिटिकल मैसेज, क्योंकि यह बेस अटलांटिक ओशन की सारे नेवल डायनामिक्स को बदल कर रख देगी। एक ऐसा समुंदर जिसे अमेरिका बरसों से डोमिनेट करता आया है और चाइना के अटलांटिक एम्बिशन सिर्फ गिनी पर ही नहीं रुकते, बल्कि इसी कोस्टलाइन पर थोड़ा सा ऊपर के बोन है। नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल एक और मुल्क जहां चाइना ओपनली तो कोई मिलिट्री बेस नहीं बना रहा, लेकिन जो कुछ वह वहां कर रहा है वह बेस बनाने से कम नहीं है। चाइना केबोन में खामोशी से कुछ सीक्रेट ट्रेड डील्स और मिलिट्री एग्रीमेंट्स कर रहा है। अप्रैल 2023 में चाइना ने केबोन के साथ अपने रिलेशंस को ऑफिशियली अपग्रेड किया और उसे नाम दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। अब सुनने में तो यह सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक टर्म लगती है, लेकिन इसकी एड में चाइना केबोन में न सिर्फ हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बल्कि उसके साथ सीक्रेट मिलिट्री डील्स भी कर रहा है। अभी तक गाबोंग की गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी चाइनीज मिलिट्री बेस की प्रेजेंस को कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत से एनालिस्ट्स का ख्याल है कि ट्रेड के नाम पर होने वाली यह पार्टनरशिप बहुत जल्द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बदल जाएगी, क्योंकि चाइना की हमेशा से यह स्ट्रैटेजी रही है कि इकोनॉमिक्स के जरिए किसी मुल्क में घुसो और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दो। और गाबोंग से थोड़ा ही नीचे अंगोला में चीन ने यह सब कुछ करके भी दिखा दिया है। अंगोला अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। चाइना 2007 से अंगोला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसने अंगोला की ऑयल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और पोर्ट्स में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है और आज वह न सिर्फ अंगोला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि उसको सबसे ज्यादा लोन देने वाला और सबसे बढ़कर सपोर्ट करने वाला कंट्री भी है। अंगोला का कैपिटल लुआंडा का पोर्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट का हब है। इस पोर्ट को चाइनीज इन्वेस्टमेंट से मॉडर्नाइज किया गया है। एंड हियर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, इस पोर्ट का ड्यूल यूज डिजाइन है, मतलब ये न सिर्फ कमर्शियल बल्कि मिलिट्री शिप्स को भी हैंडल कर सकता है। यहाँ पर ऐसे बर्थ और लॉजिस्टिक सेटअप है जो हर तरह के नेवल ऑन ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकता है। मतलब आम हालात में तो ये बोट बस ट्रेड और कार्गो हैंडल करेगा, लेकिन अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो चाइना इसी बोट को फॉरेन मिलिट्री फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है और यहाँ से अपने जंगी समुद्री जहाज और इवन सबमरीन्स को भी सपोर्ट कर सकता है। तो गाबोंग और अंगोला में शायद आज की डेट में चाइना की प्रॉपर मिलिट्री बेसिस ना हो, मगर चाइना की यहाँ पर मौजूदगी उसे बहुत सी ऑप्शंस देती है। और जियोपॉलिटिक्स में जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होती है, पावर भी उसी के पास होती है। जिबूती और गिनी जैसे कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस के जरिए चाइना अपने इन्फ्लुएंस का एक जाल बुन रहा है। और बात सिर्फ एक बेस या पोर्ट की नहीं है, यह कॉन्टिनेंट वाइड स्ट्रेटजी है जिसके जरिए बेजिंग को उस रीजन में पावर और डोमिनेंस मिलने वाली है जहां कभी वेस्टर्न पावर्स का राज था। लेकिन चीन सिर्फ वेस्ट अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में ही नए प्लान्स नहीं बना रहा, बल्कि अब वह उन प्लान्स को भी रीइंफोर्स कर रहा है जिनके बीज उसने कई साल पहले बोए थे। इस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है तंजानिया, एक ऐसा कंट्री है जहां पर चाइना कोल्ड वॉर के टाइम से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मग्न है। 1960 और 70 में जब अफ्रीकन कंट्रीज आजादी हासिल कर रहे थे, तब चाइना को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी इन कंट्रीज के साथ ट्रस्ट डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी। उस जमाने का सबसे मशहूर प्रोजेक्ट था तंजानिया जैम्बिया रेलवे, एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क जो चाइना की मदद से बनाया गया था, जिसके जरिए जैम्बिया अपनी चीजें तंजानिया के थ्रू बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। यह सिर्फ एड नहीं थी, बल्कि अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की चाइना की पहली कोशिश थी और आज भी चाइना यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। उसने तंजानिया के पोर्ट्स, रोड्स और एनर्जी सेक्टर पर बहुत हैविली इन्वेस्ट किया। लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था बाग मयूर पोर्ट प्रोजेक्ट। यह बागा मयूर को अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का मंसूबा था, जिसकी सारी कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनीज ने करनी थी।
यह पोर्ट इंडियन ओशन के बिल्कुल साथ दार एस सलाम के नॉर्थ में बनाई जानी थी और इसमें इतनी कैपेसिटी होनी थी कि इसने आसानी फौजी हथियार और इवन नेवी वर्षों इसको भी हैंडल कर सकना था। लेकिन फिर बाद में तंजानिया गवर्नमेंट ने यह कहकर प्रोजेक्ट रोक दिया कि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनसे उसकी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद चीन का इस एरिया में इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं हुआ। बागा मयूर के अलावा भी चाइना ने तंजानिया के साथ बहुत स्ट्रांग मिलिट्री कोऑपरेशन रखी हुई है और दोनों मुल्कों की नेवी यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती हैं। चाइना ने तो यहाँ पर अपने पैसों से मिलिट्री एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए हैं। तंजानिया में एक ऐसी खास चीज है जो चीन को और किसी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री से नहीं मिल सकती, और वो है इंडियन ओशन के साथ इतनी लंबी कोस्ट लाइन। अगर चाइना ड्यूटी के अलावा ईस्टर्न अफ्रीका में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाना चाहे तो तंजानिया से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। इसके जरिए चाइना न सिर्फ ईस्ट अफ्रीका बल्कि गल्फ ऑफ अडेन से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक के शिपिंग रूट्स पर भी नजर रख सकता है। और एक और बात याद रखें कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी बड़े बड़े ऐलान या शोर शराबे वाली नहीं होती, बल्कि वो बहुत खामोशी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर डील्स करता है और उस मुल्क में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए आज बेशक चाइना की तंजानिया में कोई ऑफिशियल मिलिट्री बेस तो नहीं है, मगर उसने तंजानिया की गवर्नमेंट को अपने पर इतना डिपेंडेंट किया हुआ है कि कल अगर उसे जरूरत पड़ी तो तंजानिया की गवर्नमेंट उसे इनकार नहीं कर पाएगी। तो एक तरफ तो चाइना ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया जैसे कंट्रीज के साथ मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा रहा है, वहीं 2018 के बाद से उसकी नजर सदर साइड पर मौजूद नामीबिया जैसे कंट्रीज पर भी है। अफ्रीका की साउथ वेस्ट कोस्ट पर मौजूद यह कंट्री चाइना को तो ऐसी चीजें ऑफर करता है जो बहुत कम अफ्रीकन कंट्रीज कर सकते हैं। एक तो है साउथ अटलांटिक ओशन की एक्सेस और दूसरा है एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इस कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट यह वेल्स बाय का पोर्ट है। पिछले तकरीबन 20 सालों में चाइना ने इस पोर्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। असल में 2012 में इस पोर्ट को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी को दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू $60 मिलियन थी। अब बज़ाहिर तो यह पोर्ट कमर्शियल यूज के लिए बना है, मगर बहुत से एनालिस्ट्स का कहना है कि इस पोर्ट का भी ड्यूल डिजाइन है, यानी अगर जरूरत पड़े तो यह पोर्ट फॉरेन नेवल बेस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाजों के लिए बर्थ है और एडवांस किस्म का लॉजिस्टिक सेटअप है जो नॉर्मली नेवल बेसिस में ही होता है। तो अगर कल को कोई टेंशन बढ़ती है तो चाइना इस वेल्स बाय पोर्ट को फौजी अड्डे के तौर पर यूज करके अपनी नेवी को यहाँ पर खड़ा कर सकता है। एंड हियर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग वंस अगेन। अगर चीन ने इस वेल्स बाय और अंगोलिया में मौजूद लुआंडा पोर्ट, इन दोनों ड्यूल यूज पोर्ट्स को नेवल एक्सेस पॉइंट के तौर पर एक्टिवेट कर लिया तो उसे फिर आधे से ज्यादा अफ्रीका की कोस्टलाइन का कंट्रोल हासिल हो जाएगा। यह बेसिस की एक कड़ी सी बन जाएगी जो नॉर्थ ईस्ट में जिबूती से शुरू होकर तंजानिया से गुजरती हुई साउथ अटलांटिक ओशन तक जाएगी, और इस तरह चीन तकरीबन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को न सिर्फ ट्रेड बल्कि मिलिट्री के लिहाज से भी घेरने की पोजीशन में आ जाएगा। इससे फिर चाइना लैटिन अमेरिका, साउदर्न यूरोप और गल्फ ऑफ गिनी से आने वाली सी ट्रैफिक को न सिर्फ मॉनिटर कर सकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर वो यहाँ पर इंटरफेयर भी कर सकेगा, और वो भी अपनी एशिया में मौजूद बेसिस पर रिले के बगैर। तो चाइना अफ्रीका में शतरंज की एक बसात बिछा रहा है और उसमें वेल्स बाय और लुआंडा जैसे पोर्ट्स वो मोहरे हैं जो बहुत जल्द वजीर बने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे चीन जिबूती से लेकर अंगोला तक अफ्रीका में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, लेकिन सबके पीछे असल मकसद क्या है? चाइना अपने बॉर्डर से इतना आगे जाकर मिलिट्री बेसिस क्यों बना रहा है, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है और मिलिट्री डील्स क्यों कर रहा है? इसके 3 रीजंस हैं। चाइना का सबसे पहला मकसद है प्रोटेक्शन। असल में चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और मोस्टली ये रोड्स, पोर्ट्स, रेलवे, पावर प्लांट्स, माइनिंग और टेलीकॉम सेक्टर में है। लेकिन अब मसला ये है कि अफ्रीका एक बहुत पॉलिटिकली वॉलेटाइल कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, करप्शन है, सिविल अनरेस्ट है और इवन टेररिज्म का भी खतरा रहता है। इसीलिए चाइना
यहाँ पर मौजूद अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना चाहता है और जाहिर है इसके लिए वो एशिया में मौजूद अपनी बेसिस पर तो रिलाई नहीं कर सकता। उसे इसी कॉन्टिनेंट में बेसिस चाहिए जहां से वो किसी भी खतरे की सूरत में फौरन अपनी फौजी ताकत यूज कर सके। दूसरा रीजन है पावर प्रोजेक्शन। चीन सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब ना सिर्फ उससे डरे बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिकन नेवी सालों तक दुनिया के समुद्रों पर राज करती रही है। जापान से लेकर इटली तक दुनिया के समुद्रों पर अमेरिका का ही कंट्रोल रहा है। अब चाइना भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। अफ्रीका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर बेसिस बनाकर वो दुनिया के दो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़े समुंदर इंडियन और अटलांटिक ओशन को कंट्रोल करना चाहता है। इन बेसिस के होने से फिर चीन की नेवी और सबमरीन यहाँ पर गश्त कर सकेंगी और जब भी जरूरत पड़ी वो आसानी से पर्शियन गल्फ से लेकर साउथ अमेरिका के ताहिलों तक अपनी ताकत दिखा सकेंगे, क्योंकि अब बात सिर्फ रीजनल डोमिनेंस की नहीं बल्कि ग्लोबल रीच की है। चीन का अफ्रीका में बेसिस बनाने के पीछे तीसरा और आखिरी रीजन है कंपटीशन। अमेरिका की पहले ही अफ्रीका में कई मिलिट्री बेसिस हैं, जैसे जिबूती में मौजूद कैंप लेमनियर बेस। इसी तरह यहाँ फ्रांस और इवन जापान की भी बेसिस है। ये सारे कंट्रीज इन बेसिस को एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस और सी ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। तो चीन ये सोचता है कि मैं क्यों किसी से पीछे रहूं, अफ्रीका पर सिर्फ वेस्ट का कंट्रोल ही क्यों हो। इसी तरह चीन यह बेसिस बनाकर दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि अब हम दूसरों के बनाए हुए रूल्स पर नहीं चलेंगे। चीन को अब ग्लोबल टेबल पर सिर्फ सीट नहीं चाहिए, बल्कि वो अब अपना टेबल ही अलग बनाना चाहता है। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, यह सिर्फ अफ्रीका की कहानी नहीं है,